नमस्कार। भारतवार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अवनीश। पिछला एपिसोड आपने देखा, छठ पर्व के बहाने हमने बिहार पर बात की और बहुत सारी बातें हुई। वो वीडियो जो पहला भाग है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो बातचीत का अगला अंक हम शुरू करते हैं अपने दोनों पैनलिस्ट बाबा रामदास जी और व्यालोक पाठक जी के साथ। व्यालोक भाई, पिछले बातचीत में जहां हमने समाप्त की थी, अंतराल लिया था ये दूसरे एपिसोड के लिए, वहां बाबा रामदास जी ने इन तमाम छठ में जो पलायन है और इतनी सारी भीड़ है, अराजकता है और तमाम समस्याएं, इन सब के पीछे इन्होंने बताया था कि राजनीतिक कारण है, और उन्होंने ये भी बोला कि राजनीतिक समाधान ही इसका हो सकता है और कोई समाधान भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पिछले एपिसोड में 2-3 प्रश्न जो उठे थे, मैं उनको तुरंत समराइज करके दर्शकों को बताता हूं ताकि उन्हें यहीं से बात सारी समझ में आ जाए। पहला ये था कि 1990 का जंगल राज इसका जिम्मेदार है, जिसने बिहारियों का पलायन करवाया। मैं उस जंगल राज का भुक्तभोगी हूं। मेरी 3 पीढ़ियां पलायन कर चुकी हैं। 4 करोड़ बिहारी बाहर लात जूता खा के अगर अपना निर्वाह करते हैं, तो जो डार से बिछुड़ा नहीं है वह उस दर्द को समझता भी नहीं है। इस पर और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि डार से बिछोड़ने के बाद जब आप अपनी जमीन से बिछड़ते हैं, और वो जो नॉस्टैल्जिया होता है उसको मैं नकार देता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं कि मैं जहां का हूं वहीं का हूं, ठीक है। लेकिन वो नॉस्टैल्जिया होता है, आप में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं। वो नॉस्टैल्जिया होता है जो लाखों बिहारियों को, करोड़ों बिहारियों को। और फिर मैंने जैसे कहा कि अपना शहर गंदा करके और वहां चले गए, इसीलिए बिहारी गाली खाते हैं। लेकिन जो राजनीतिक समाधान की बात है, तो बिहार की जनता ने अपने हिसाब से 2005 में परिवर्तन कर दिया था, भले ही उसको 15 साल लगे उस जंगल राज को समझने में, महसूस करने में, और वहां का जातिवाद जो था उसको, उसकी जकड़न से मुक्त होने में। लेकिन 2005 में उसने अच्छी सरकार चुनी थी। बिल्कुल ठीक और 2005 से 2010 का आप रिकॉर्ड देखिए, और उस 2005 से 10 के दौरान किए गए कामों के दौरान बिहार की जनता ने थंपिंग मेजोरिटी से फिर से जिताया। अब उसमें नीतीश कुमार जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो इसमें बिहार की जनता क्या करेगी? और मत भूलिए कि 15 साल लगभग जो नीतीश बाबू रहे हैं, 15 साल से अब चौथा ज्यादा हो गया, उसमें 12-13 साल तो भाजपा भी पालकी को कंधे में कंधा देके रही है। बिल्कुल। और छोटे मोदी जी वित्त मंत्री थे। इसलिए किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। जब बिहारी के तौर पर बात करूंगा ना, तो चाहे मोदी जी हो या शाह जी हो, सबने बिहार को इग्नोर किया है। उसकी अपनी वजहें हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं मोदी और शाह को गलत नहीं कहता है। बिहारी हैं इस लायक, आपने कहा है कि वो डिजर्व करते हैं, हाँ ठीक है, डिजर्व करते हैं। भाई बार बार आप कभी लालू को ला रहे हो। लालू को संजीवनी किसने दी थी? नीतीश कुमार ने दी थी ना, अकेले लड़के, वरना लालू का कुनबा तो सिमट गया था। इतिहास को कुरेदिएगा तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक बात। जिस राज्य के गांव खाली हो गए हों, पूरे मिथिलांचल में मिशनरी और मुल्लों का कब्जा है, पूरा सीमांचल आपका दहक रहा है, हर एक रामनवमी और दशहरा पर ये हो रहा है, पथराव हो रहा है, तो यह केवल राजनीति की बात नहीं है, यह पूरे समाज की भी बात है, और यह हिंदू की भी बात है। तो बात तो बहुत तेरी है दद्दा। ऐसे खाली बिहारियों को गरियाने से थोड़े चलेगा। मैं भी गरियाता हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। मैं जब बिहार को गाली देता हूं तो मेरी आंखों से कितना खून बहता होगा, यह सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक बात। मैं उसकी गोद में बड़ा हुआ हूं, पला हूं, और मैं अपनी जन्मभूमि को गाली दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग हैं वैसे, हम लोगों ने ही तो ये अलट पलट के, लेकिन नेताओं ने भी बहुत छला है भाई। 13 साल भगवा दल भी था। नहीं छूटेगा इस पाप से नाता, नहीं छूटेगा। आपने बिहार में अपना एक नेता क्यों नहीं पैदा किया? भाजपा ने जब 93 सीटें आई थी या 80 सीटें, तो ये मौका था ना। आप जो लालू को एक चुनौती दे रहे थे, नित्यानंद राय, आपने उनको ले जाके सेंटर में बिठा दिया। जिस सुशील मोदी ने भाजपा को जेबी संगठन बना दिया, उसको आप 15 साल तक बिठाए रहे, एक भी
आज भी वो दिल्ली चले गए हैं, लेकिन आज भी भाजपा का एक भी काम उनके बिना नहीं होता है। और उसके बाद अभी आप अगर देख लीजिए चुनाव, तो नागनाथ हैं, सांपनाथ हैं, किस नेता को वो चुन ले। और भाजपा की तरफ से जो है वो, उनको देखिए इस बार भाजपा अकेले लड़ेगी तो क्या करती है जनता। बिल्कुल। और बेलोक भाई, बाबा जी की तरफ आपका इस सवाल और मैं भी उसमें ऐड ऑन कर दूं, तो एक बात और ये भी जोड़ी जा सकती है कि वही बिहार, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें उसने भरपूर सीटें दिया है, एक अच्छी सरकार को दिया है, और उनकी वजह से केंद्र में अच्छी सरकार बनी है। उसका उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन विधानसभा में भी उसने क्या, व्यालोक भाई की बात आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि उसने नीतीश कुमार के रूप में एक अच्छा शासन दिया। और बाबा जी आपने भी कहा था ना, सुशासन कुमार के नाम से जाना जाता था उनको। 5 साल के बाद फिर उनको रिपीट किया, अब चल के कहीं और चले गए। तो इसमें खैर वोटर का दोष कितना है ये आप बताएं। अच्छा, व्यालोक जी का सवाल आपकी तरफ, मतलब सवाल तो नहीं, व्यालोक जी ने जो बात की उस पर जरा काउंटर लूंगा। व्यालोक जी फिर वहीं वापस आ गए। वो ये कह रहे हैं कि बाबा जी इसका समाधान राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है और इसका समाधान सामाजिक है। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी कतई सामाजिक समस्या नहीं मानता हूं। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। पंजाब में जितने भी अप्रवासी मजदूर आते हैं, उनका अगर आप पलायन का अगर साइकिल देखें तो ये साइक्लिकल होता है। बाबा जी एक सेकंड रोक रहा हूँ। व्यालोक भाई, अगर आप अपना, जब आप न बोल रहे हो उस समय अगर आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे ना, तो मैं समझ रहा हूँ त्योहार का मौका है, पीछे से आती हुई आवाजें बंद हो जाएंगी। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर। जी बाबा जी। जी। तो इनका जो इनकी एक और बड़ी समस्या है, इनका जो पलायन है वो साइक्लिकल है। जैसे फसल की कटाई के समय आएंगे, धान की रोपनी के समय आएंगे, अच्छा जहां आएंगे वहां भी टिक के नहीं रहेंगे। आखिर बिहार की पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये अपना परमानेंट जुगाड़, परमानेंट इंतजाम करते ही नहीं। पंजाब में एक बहुत बड़ा एक वो है, फिनोमेना है कि बिहारी जब तक है तभी तक है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर इसने बिहार की तरफ मुंह कर दिया, अगर उधर की तरफ घूम गया और अगर बिहारी चला गया तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, लौटेगा तो कब लौटेगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये मैं सिर्फ मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। दिल्ली के एक सेठ जी श्रमजीवी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट में एक व्यक्ति के साथ वापस आ रहे थे पटना से दिल्ली। तो मैं बाई चांस उनके साथ ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या है, तो बोला मैं इसको लेने गया था। मैंने पूछा ये कौन है, बोला ये मेरी फैक्ट्री का फोरमैन है। फोरमैन। और आज से करीब 25 साल पहले उसका वेतन 50,000 रुपया था, और वो 4 दिन की छुट्टी लेके आया था और अंत में सेठ को 1.5 महीने बाद खुद आके ले जाना पड़ा, हाथ से गट्टा पकड़ के कि चलो प्रभु तुम्हारे बिना फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही है। बिहारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट डिपेंडेबल। आज है लुधियाना में, उसके बल पे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, और मियां बिहारी गया घर। अगर बिहारी घर चला गया तो ऐसा उसको मछली भात पसंद आता है मोतिहारी का, ऐसा वो क्या ना वो हांडी वाला मटन खाना शुरू करता है। जब तक सारा पैसा खत्म नहीं कर लेगा उसके बाद 1,000 रुपया कर्जा लेके जनरल क्लास में बैठ के फिर वापस आएगा। 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, नहीं आएगा 3 साल बाद आएगा। तो सर ये अपनी किसी भी समस्या का परमानेंट हल नहीं करते, ये सिर्फ आज पर जीते हैं। पर सर इस कौम की जो सबसे बड़ी खासियत है, एक तो मैं आई वॉज टू क्लेरिफाई,
मैं बिहार मेरे लिए आज का वर्तमान बिहार, पॉलिटिकल बिहार नहीं, वो पॉलिटिकल मैप नहीं है। एनीथिंग बियॉन्ड लखनऊ इज बिहार, इसलिए हम भी मूलतः बिहारी हैं। ठीक बात, बिल्कुल। हम लोग, मैं तो खुद कहता हूँ यहाँ पे बिहारी है। तो सर हमारा जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो इतना हाई है कि कोई पंजाबी इसको, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो आपको मालूम 8 साल में काम किया है। व्यालोक भाई अपना माइक अनम्यूट करिए, अब आपको सुनने लायक। माइक अनम्यूट करिए जी। बाबा जी आप शुरू रहिए, आप शुरू रहिए। हम लोगों का जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, मतलब हमको महिला तो महिला चाहिए ही नहीं। अरे साहब मड़ई के नीचे, पेड़ के नीचे गमछा बिछा के तो सारा दिन तालाब में बैठे रहेंगे, और कटिया से इतनी इतनी गिरई, इतनी वाली गिरई बोलते हैं उसको, इतनी सी मछली होती है, वो एक अंजूरी मार लेंगे और उसी का झोल बनाएंगे। सर हैप्पीनेस क्वोशेंट इतना हाई है कि उस नेचर में तमाम गरीबी में, मतलब इसीलिए सर बिहारी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है लुधियाना में। परंतु जब गांव जाता है ना, तो सर उसको गांव में जो सुख मिलता है ना, उसका मन नहीं करता वापस लुधियाना आने का। सर ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा फैक्टर है, और मैं इस मामले में बिहारियों का समर्थन करता हूं कि यार देखो, चाहे कुछ हो जाए, बिहारी अपनी मातृभूमि से, अपनी जगह जमीन से, अपनी संस्कृति से, सभ्यता से और अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में इनका कोई जी जी बिल्कुल सही बात है। और उसका एक बात केवल मैं जोड़ दूं, उसका एक पक्ष, अच्छा पक्ष ये भी है कि लखनऊ से लेके और आगे तक को, जिसको आप हम सांस्कृतिक रूप से बिहार कह रहे हैं, भौगोलिक रूप से अलग हो मानचित्र में, वो दूसरी बात है। जमीन भी गंगा जमुना, गंगा की ये गंगेटिक बेल्ट भी ऐसा है ना सर। हमारे यहाँ कहावत है, पूरब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि का करबा भैया, हमन के अगर आंख बंद करके एक मुट्ठी दाना अगर छींट दें तो फसल लहला जाती है। तो शायद ये कारण भी है कि थोड़े से खेत में साल भर खाने को हो जाता है। और आपने कहा ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम श्रीलंका के बाप हैं, ये पूरा का पूरा इलाका। तो चूंकि व्यालोक भाई भी काफी हैप्पी दिख रहे हैं, बीच में आपके ऊपर टाइप हो गए थे, तो व्यालोक भाई क्या कहेंगे इस हैप्पीनेस इंडेक्स जो बाबा जी ने अभी निकाला है बिहार का? नहीं नहीं, मैं दद्दा से कभी, वो तो खैर नाराज तो होता ही नहीं। दद्दा तो पुरातन काल से हमको गरिया रहे हैं और खुदे को गरिया रहे हैं, हमको क्या गरियाएंगे? हम जितना बिहारी उतना बिहारी वो। तो हम सबसे गाली सुनते हैं, दद्दा हमको सुनाते हैं, और बाकी बिहारी लोग भी अभी आएगा ही गरियाने की, साला तुम लोगों को तमीज नहीं है, तुम लोग सांस्कृतिक नहीं है, तुम लोग भसिया गया है। खैर, एक गंभीर बात जो मैं कह रहा था ना कि देखिए, राजनीतिक समाधान है, आप उससे सरकार चुन लेंगे। सामाजिक मैं क्या कह रहा हूं, उस चीज को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि समाज के तौर पर बिहार हार चुका है। आप यहाँ की गलियों में घूमिए, और ये मैं बहुत दुखी होके और बहुत सीरियसली कह रहा हूं, नोबडी बॉदर्स, नोबडी गिव्स अ डैम। एक गुटखा खाएगा, साइकिल और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल तो आजकल 3,000 रुपए में सब कंपनियां मतलब सड़क से खींच के और दे रही हैं कि ले जाओ। अब ईएमआई नहीं चुकाओगे, क्या करोगे, वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन मोटरसाइकिल सबके पास है। और अभी तो छठ का घाट बन रहा है, तो अभी तो स्थायी रोजगार, मतलब 10-15 दिनों का बिहारियों के पास ये हो जाता है कि मतलब चलो छठ घाट मनाने। चाहे मेरे बड़े भाई जैसे महात्मा हो जो मुंबई से आए हैं, और वो छठ घाट पर पन्नी कौन कलर का लगेगा ये तय करने गए हैं, या फिर हमारे भतीजे राम हो जो कुदाल लेके श्रमदान करेंगे, या बहुत सारे लोग। तो समाज के तौर पर परिवर्तन की चाह न होना, ये बहुत गंभीर बात है, और बिहार को ये रोग लग गया है। इसलिए मैं इसे सामाजिक समस्या कहता हूं। भाई, राजनीतिक समाधान तो तब निकलेगा ना जब जनता अकॉर्डिंगली वोट करेगी। अब नेताओं की दिक्कतें अपनी है, भाजपा की क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं एक ग्रूम कर सकी एक ऐसा नेता जो अपने दम पर लड़ती। भाई, जिस तरह पहली बार 13 दिन, फिर
13 महीने, फिर 5 साल और अब 10वां साल, ऐसे बनी सरकारें तो आपकी भी बन जाती, वहां भी बन जाती। लेकिन आप वहां भी हार गए, दिल्ली भी हार गए, दिल्ली भी आप फिर कहिएगा मुफ्तखोरी वगैरह। अब आपने जो स्ट्रेटेजी अब अपनाई है उस समय भी अपना सकते थे, लेकिन ये राजनीतिक बातें हैं। इसका ये होता तो वो होता, यूं होता तो क्या होता, और खुदा होता ना होता, ये वाली बात है, इसलिए इस पर नहीं जाते हैं। समाज के तौर पर जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 4 किलोमीटर का मेरा शहर था जब मैं 7 साल का था, अभी भी वो 4 किलोमीटर रही है। तब पॉपुलेशन शहर की 1 लाख अगर रही होगी, आज 23 लाख है। तब अगर शहर में 2 लाख गाड़ियां होंगी तो आज 10-12 लाख गाड़ियां हैं। सड़कें वही हैं, शहर फैला नहीं है, और फैला भी है तो बेतरतीब ढंग से। मुख्य जो शहर है मेरा, वो शहर मतलब 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में है। और अब चूंकि मेरे पीछे से बहुत शोर हो रहा है तो बीच में बाबा थोड़ा और गरिया लें, मैं थोड़ी देर माइक म्यूट कर रहा हूं। जी बाबा जी। देखिए एक बात बताऊं, बिहार की मूल समस्या सिर्फ एक है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको पंजाब से एक रेफरेंस दे रहा हूं। पंजाब में इन दिनों बड़ा हाहाकार मचा है धान की खेती को लेकर, और चूंकि मेरे कुछ मित्र जो है जिनके साथ हम लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, वो राइस मिलर्स हैं। उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी, मतलब 1-1 किलोमीटर लंबी राइस मिल, इतनी बड़ी राइस मिल चलाते हैं वो। तो वो बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि राइस मिलिंग का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि धान की खेती का कोई भविष्य नहीं है। तो उन्होंने बहुत चर्चा किया। मैंने कहा भैया धान की अगर मिलिंग करनी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा रिच। तो वो अभी पिछले दिनों फिर एक बड़ा लंबा दौरा करके आए हैं। आपको याद होगा अमरीश भाई, एक बार तो हम आपके पास आए थे, देवरिया में राइस मिल लगाने की कितनी कोशिश की गई थी। बिल्कुल, हम लोग लखनऊ, आपके वो मित्र आए और लखनऊ से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले तक कई साइटें भी देखी थी। खैर जी, अब की बार उन्होंने फिर जो है वो चंदौली जिले से शुरू किया उत्तर प्रदेश के, और गया तक चले गए, क्योंकि वो बहुत बड़ी राइस बेल्ट है। सब कुछ के बाद एक ही सवाल आया, वो कहते नहीं बिहार नहीं। मैंने कहा अरे बिहार में इतना शांत, देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश की चावल की जो क्वालिटी है ना, जो हमारा सामान्य चावल है, वो बासमती का बाप है। और पंजाब के चावल को तो गाय भैंस भी नहीं खाएगी, इतना गंदा, इतना घटिया चावल, इतना टेस्टलेस चावल ये लोग उगाते हैं। बिल्कुल सहमत हूं इस मामले में, दद्दा से बिल्कुल सहमत हूं। तो मैंने कहा कि भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सबसे सस्ता चावल है, जो आज भी 24-25 रुपए किलो बिकता है, वह आपके बासमती से बेहतर है। तो भैया वहां राइस मिल लगाओ, और इतनी बड़ा एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में ब्रांडिंग हो सकती है। और जैसे बाबा कर भी रहे हैं, आपके गोरखपुर के काला नमक चावल की ब्रांडिंग बाबा कर रहे हैं। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8-10 किस्म के चावल है ऐसे, काला नमक है, सांबा मसूरी जो हमारे दुनिया है, और सही है। तो पंजाब के वो उद्योगपति जो दे बैडली नीड न्यू एवेन्यूज। तो मैंने उनको समझाया, कहते नहीं यूपी के बारे में सोचा जा सकता है कि यूपी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और यूपी में बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त कर दिया है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, क्या जबरदस्त सड़कें बनी है, सब कुछ है, इंडस्ट्रियल सिटीज आ रहे हैं यूपी में। तो वो अब यूपी के बारे में तो सोचने लगे हैं, पर बिहार में आज भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। बोला उन्होंने बिहार नहीं। तो फिर मैं भी उनसे, मैंने कहा हाँ यार आप कैसा ही कह रहे हो। बोले नहीं ठीक है, आज तो फिर भी गनीमत है, कल को अगर विशुद्ध लालू की सरकार आ गई फिर क्या होगा। इसलिए आज भी कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति, मैं कह रहा हूं छोटी सी
10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके भी कोई बिजनेस करने की कल्पना भी बिहार में नहीं कर पा रहा है, जब तक बिहार अपनी सिर्फ, अच्छा बिहार में अन्य किसी चीज की कमी ही नहीं है। अरे सर, खनिज जो सारे वहां अगल बगल है, कोयला वहां, इफरात जमीन, पानी की कोई कमी नहीं, सस्ती लेबर की कोई कमी नहीं, उसको स्किल्ड बना लेने की कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी ही एक है, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आज बिहार अपनी लॉ एंड ऑर्डर की अराजकता की समस्या को हल कर दे, तो कल को अगर एक पंजाब का उद्योगपति वहां जाके उद्योग लगाएगा तो उसके बेटे का अपहरण नहीं हो जाएगा, सिर्फ इसकी गारंटी दे दो, या कोई अगले दिन बैठ के वहां रंगदारी नहीं वसूलने लगेगा। जी ठीक बात है जी। अच्छी बात है बाबा जी, आप पंजाब के उद्योगपति को बिहार जाने का न्योता दे रहे हैं और बिहार में बातें कर रहे हैं, लेकिन पंजाब का भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। जब से ये सरकार आई है, पंजाब में खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पलायन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश जो है वो इन्वेस्टर समिट से पहले ही अकेले अकेले पंजाब से हो गया था, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर कई जगह की समस्या है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश भी कब सुधरा है। अरे 35 साल के बाद ये रिकॉर्ड बना है ना। 2017 के बाद एक जो 5 साल सरकार चुनी आदित्यनाथ जी की, उसको दोबारा मैंडेट दिया। तो उत्तर प्रदेश भी अभी नया नया ही सुधरा है, लेकिन इन 2 टर्म के चुनाव में और उसके राजनीतिक परिपक्वता ने ही उसको ये अनुभव भी करा दिया है कि वाकई यार इस तरह से सुधार अच्छा है। और शायद यही वजह थी कि पिछले चुनाव में 33 साल का रिकॉर्ड टूटा, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा रही थी। गहलोत जी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो बात कर रहे हैं, अब बार बार सामाजिक और राजनीतिक हल पर दोनों लोग टकरा रहे हैं, तो उस बीच में जो इन्होंने बाबा जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, मुझे ये बात थोड़ा सा ठीक लग रही है, और काफी हद तक ठीक लग रही है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर वो दुरुस्त हो जाए बिहार में तो काफी चीजें सुधर सकती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना तो फिर वही राजनीतिक हल से ही जुड़ा हुआ है। ये क्या, इसको कैसे अब समझ कैसे करिएगा इस पूरी चर्चा को? देखिए, आप बहुत जो जीवन में सामान्य सी बात होती है ना, उसका अलग से जिक्र नहीं करते। हम लोग ये जिक्र करते हैं क्या कि हम सांस ले रहे हैं, वह इतना रच बस गया है। तो किसी भी पलायन के शिकार बिहारी के लिए लॉ एंड ऑर्डर जड़ है, मूल है। तो वो उसके जेहन में इतना रच बस गया है कि वो अलग से उस पर सोचता भी नहीं। उसको तो पता है ना कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए 3 ही चीजें चाहिए। उसमें सबसे पहली है लॉ एंड ऑर्डर। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई भी व्यापारी 1 रुपया भी आपके यहाँ क्यों लगाएगा। दूसरा चीज है सड़कें, और तीसरी है बिजली। बिहार बिजली के मामले में केंद्र की दया से अभी जो भी या खरीद फरोख्त से चल रहा हो, फिर भी इसके गांवों में अभी 8 घंटे 12 घंटे ही बिजली रहती है। शहरों में हालत सुधर गई है कि आप इन्वर्टर लगा के अपना काम चला सकते हैं। तो ये पूरा मसला जो है वो जंगल राज उसी से शुरू हुआ था। फिर 2005 में जनता ने इनकी युति को समर्थन दिया और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। आज जो बबुआ को मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं कि आज जो बहुत ऐंठ रहे हैं, काहे से बाबा, कहिया से? 2017 से ना है। ओके पहले क्या हाल रहे, ओके पहले ये बात तो हम याद दिलाए ही इनको। तो 2005 में जब नीतीश बाबू बने तो ये बुलडोजर न्याय जो आजकल इतना प्रचलित है और ये है, सबसे पहले नीतीश कुमार ने वो किया था। उसका मैं घोर विरोधी हूँ, तुगलक हूँ, लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। रामदास जी देखिए, ये योगी जी के बुलडोजर का श्रेय भी अपने बिहार में ले गए। बिहार में ले नहीं गए, बिहार में शुरू हुआ। आप फ्रेजर रोड पर एक बहुत शानदार इमारत थी, करोड़ों की, घूसखोरी के इससे या उससे सजा हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किसने बनवाई अपराधियों के लिए? नीतीश कुमार ने बनवाई। जल्द से जल्द सजा किसने दी? 50,000 अपराधियों को अंदर किया गया था फर्स्ट टर्म में, विद इन अ ईयर। और 50,000 से ज्यादा आज जैसे तख्ती लगा के, और ये सोशल मीडिया हो गया इसलिए। बेचारे तुगलक चा के पास समय सोशल मीडिया नहीं था मजबूत, तो वो सब चीजें नहीं चली, ठीक है ना। वरना तख्ती लटका के लोग नहीं भागे, लेकिन यूपी की सीमा में तब भागने लगे थे। तब लोग गोरखपुर आ रहे थे बाबा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर तो इंट्रेंस्ड है, एकदम घुला हुआ है।
और मैं आपको बताऊं कि बिहार की दुर्दशा जो शुरू हुई 1970 के दशक के आखिरी में, उसके पहले बिहार सेकंड थर्ड रैंक पर चलता था, भारत के साथ कदम ताल कर रहा था भाई। 2000 ईस्वी में फिर एक बात हुई। जी बताएं। देखिए देखिए आलोक भाई, ये फिर आपसे मेरी अब एक शिकायत होगी। ये जो अतीत जीविता है ना, नहीं, कि मैं अतीत जीवी नहीं हो रहा हूं, मैं उस पर बहुत गरियाता हूं कि हमारे विद्यापति, हमले बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आप ये सब पर मैं सबसे ज्यादा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि वो गुणसूत्र कैसे हुआ। जेपी आए, शिक्षा में घुसे, लालू, सारे चेले उनके प्रोडक्ट हैं। मेरी बात पहले सुनिए पूरी। ये पूरा किया धरा जेपी और उनके चेलों का है ना। 75 के बाद फिर समाजवाद के बहाने में उन्होंने इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, बिहार की इंडस्ट्रीज को। भाई डालमिया नगर था बिहार में, कैसे बर्बाद हो गया? टाटा नगर था, कैसे बर्बाद हो गया? सिंदरी का कारखाना क्यों बंद हो गया? समाजवादियों की देन थी ना भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो चल रहा था। हमारे यहाँ दरभंगा में 2-2 पेपर मिल थे, चीनी मिल थी, बाबा जिसकी बात कर रहे हैं, लोहट में, रैयाम में, सब जगह। लेकिन क्यों बंद हो गया? मैं उसको वहां से ट्रेस कर रहा हूं। फिर जो 90 में जंगल राज आया, और आज भी सिर्फ 5 साल थोड़ी देर के लिए पलायन रुका 2005 से 10 के दौरान, और लोगों ने ये कहा कि अब बहुत हुआ, अब थोड़ा सा ये करो, वापस लौटने की सोचते हैं। लेकिन 2010 के बाद फिर से वही डिक्लाइन शुरू हो गया। तो उसके बाद जितने लोग आते थे बाबा, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि खुद 3 साल मैंने मेहनत की कि मेरे लायक कुछ जुगाड़ हो जाए तो मैं घर लौट जाऊं, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है, उसका भी कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है। अब मैं जहां का हूं वहां का हूं, मैं उसको ट्रेस ये कर रहा हूं कि जंगल राज है, सड़कें थोड़ी बहुत ठीक हुई हैं, अब उसमें फिर वही है कि सेंटर की कृपा से हुई हैं। अब ये बात मैं कह दूंगा तो फिर गाली सुनूंगा, लेकिन खैर वो वही हुई। बिहार के अंदरूनी भाग में आप जाएंगे, स्टेट हाईवेज की हालत बहुत खराब है। अच्छा, बिहारियों को ट्रेन से बहुत शिकायत है। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं, तुमको पटना ला दिया, तुमको बरौनी ला दिया, तुम वहां से अपने गांव कैसे जाओगे भैया? बिहार में स्टेट बस सर्विस नाम की कोई चीज नहीं है, और जो भी है वो सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, और उसका मतलब है विशुद्ध गुंडागर्दी, विशुद्ध ये। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाई लोग जो कमा के आए होते हैं, उनको जाना होता है मुजफ्फरपुर, और सीतामढ़ी की बस में पहुंचा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चलो चलो चलो। तो ये भी होता है। तुम अपने घर में कैसे सफर कर सकते हो? एक मैं आपको वाकया बनाऊं, आजकल मुजफ्फरपुर में ओला शुरू हो गया है। मैं उतरा, वहां से ओला बुक किया, बहुत बढ़िया, कुछ रुपए एक रकम थी, ठीक है। 4 घंटे बाद उसका फोन आता है, जब चलने का समय हो गया है, जो उसमें मैंने बुक किया था स्लॉट, कि मशीन बहुत कम दिखा देता है, सो इतना रुपया और लगेगा शायद। ये ओला की है। मतलब किसी भी सेवा को घटिया स्वरूप प्रदान करने में बिहार का कोई जोड़ नहीं है, ये ओला की कहानी है। फिर किच बकबक हुआ, झिकझिक हुई, मैं मैथिली में बोला, बीच का रास्ता निकला। ये मैं ओला के लिए कर रहा हूं। आदमी तमाम झिकझिक से बचने के लिए ओला उबर करता है ना, उसका संधान शायद यही हुआ था, इसीलिए ये मेरी कहानी है। और जब वो कार आई तो उसका दाहिना रियर व्यू मिरर गायब था, 3-4 जगह से गाड़ी ठुकी हुई थी, धूल थी गाड़ी में, और जब एसी चलाने को कहा गया, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, तो उसने कहा कि देखिए 2 या 3 में चलाऊंगा, 4 पर, फुल पर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे गाड़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो समझे, एसी को कभी भी फुल ऑन मत कीजिएगा, गाड़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये कहानी है इस पलायन की और इसकी। ना तो नॉस्टैल्जिक होने की जरूरत है, ना केंद्र को गरियाने की जरूरत है। ये समस्या ऐसी है, आप 4 करोड़ लोगों को वापस बहुत आराम से नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो कहा ना कि ये एक बार फिर बात, गेंद जो है आपने बाबा जी के पाले में फेंक दिया,
कि भैया ये राजनीतिक समस्या नहीं, ये सामाजिक समस्या है। अच्छा बाबा जी, अब जब 4 करोड़ लोगों की ये समस्या है, पूरे प्रदेश की ये समस्या है, 1970 के दशक से शुरू हुई समस्या है, तो हम लोग 1-2 एपिसोड में इसको क्या समस्या का निदान निकाल पाएंगे, लेकिन चलते चलते इस की चर्चा का समापन आप कैसे करेंगे? ये समापन करिए। एक तो ये कहना बहुत आसान है कि 4 करोड़ लोगों को वापस लाना है। अगर आप सचमुच 4 करोड़ लोगों को वापस ले आए, लाने लग जाएं, बोल दें कि भाई 21 तारीख को सभी 4 करोड़ बिहारी वापस आएगा, बाय गॉड पूरा हिंदुस्तान उस बिहारी का पैर पकड़ के लेट जाएगा, चूमने लगेगा कि भैया हो जिन जाओ, हे भाई, अरे हम मर जाऊंगा साले, तुम चला जाएगा, तुमको क्या चाहिए तुमको, और हाथ गोड़ तोड़ देगा, अच्छा साले तू वापस जाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, यहीं रहना है, बोल तनख्वाह बोल कितना चाहिए। आपको मालूम है पंजाब में बिहारी के लिए जो रूम बनाता है उसमें कूलर लगता है। अब तो एक दिन मैंने एसी लगा देखा एक बिहारी के रूम में, और बढ़िया खाना और ठीक ठाक वेतन। इसके बावजूद पंजाबी किसान दहशत में जीता है। पंजाबी व्यापारी इज ऑलवेज, ही लिव्स इन ए टेरर कि अरे बाप रे अगर बिहारिया वापस चला गया तो मैं तो, अच्छा आज आप बिहार को वापस विड्रॉ कर लीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपको मालूम वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात जाए तो, क्योंकि सच ये है कि हिंदुस्तान को चला तो बिहारी ही रहा है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि बिहारी वापस चला जाए, बल्कि हर व्यक्ति ये कहता है कि भैया जा रहे हो तो अपना एक तो भाई भतीजा लेके आना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मतलब स्थापित कॉमेडियन है वो हैं, और मतलब हास्य रस के कवि हैं, बड़ा नाम है वो। जब भी हमसे बात होती है तो अगर बिहार और यूपी का कोई जिक्र आया और माइग्रेशन का जिक्र आया तो वो कहते हैं ऐसा है ना, एक चुटकुला है कि साहब पंजाबियों के बारे में एक चुटकुला है कि अगर चांद पे भी जाओगे तो वहां काके दी हट्टी खुली मिलेगी, काके दा ढाबा खुला मिलेगा। तो बोले उसका एक्सटेंशन ये है कि अगर तुम चांद पर जाओगे तो वहां सरदार जी काके दी हट्टी खोल के बैठे होंगे और उनकी भट्टी पर बिहारी दाल फ्राई कर रहा होगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए दर्शकों पहले एपिसोड में और फिर एक बार मैं इस दूसरे एपिसोड के समापन चर्चा में मैं कह रहा हूं, हमने छठ के बहाने चर्चा शुरू की थी और तब हमने यही कहा था कि बात छठ के सुख और दुख पे। तो आप देखिए ना, तमाम दुख बतियाते बतियाते अंत में बाबा रामदास जी ने कह ही दिया कि अगर 5 करोड़ बिहारियों को एक न्योता मिल गया कि भैया आओ अपने गृह प्रदेश में रहो, तो पूरा जो बाकी भारत है वो हाथ पर जोड़ने लगेगा। बिल्कुल, अरे मुंबई में कहा जाता है कि भैया चला गया तो मुंबई रुक गई, और वाकई रुक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए प्रवास बुरी चीज नहीं है, बट मेरी शिकायत यह है कि यू शुड एसिमिलेट इन द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं फिर वहीं के होके रह जाओ ना। एक बार फिर हमारी समस्या ये है कि हम बेशक लुधियाना में रह लेंगे, जलंधर में रह लेंगे, दिल हमारा वहीं उसी पोखरी के किनारे अटका हुआ है। क्या करिएगा सर, उस पोखरी उस गढ़ई से यादें भी बहुत जुड़ी है। और आपने छोटी छोटी गिरई जो है तो वो गिरई पकड़ने का अपना एक सुख है सर। मुझे लग रहा है कि वही वाली बात एक बार फिर मैं रिपीट करूं, 4 करोड़ लोगों की समस्या कहां तक 2 एपिसोड में निपटेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दर्शक भी कहेंगे कि कितना बतिया रहे हो तुम लोग। तो बहरहाल दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इन तमाम हल्की फुल्की बातों के बीच बहुत सारी गंभीर बातें भी आप तक पहुंची हैं। तो जिस बात के लिए व्यालोक जी शुरू में हमसे गुस्सा हो रहे थे, पहले एपिसोड में मैंने बधाई दे दिया था, एक बार मैं फिर अपना वो काम तो पूरा करूंगा। व्यालोक भाई अलग से हमको फोन करके गरिया लेंगे, वो अलग बात है। आप सभी को लोक पर्व, लोक महापर्व और प्रकृति पर्व
छठ की एक बार फिर शुभकामनाएं। और जो दर्शक छठ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, हालांकि अब कोई ऐसा बचा नहीं है, हम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों ने सबको बता दिया है कि छठ क्या है। छठ का ये 4 दिन का पूरा मामला होता है, पूरा व्रत होता है, जिसमें जो है आज क्या है, नहाए खाए ना व्यालोक जी? इस पूरे छठ के सांस्कृतिक पक्ष पर एक एपिसोड और करेंगे हम लोग। ये बिल्कुल। हमने राजनीतिक सामाजिक बात बताई, आज शाम में फिर रिकॉर्डिंग करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि आज से क्या शुरू हुआ है। आज नहाए खाए है, कद्दू भात है, उसके बाद कल खरना होगा, फिर परसों शाम का अर्घ्य होगा और तरसों सुबह का अर्घ्य होगा। उसके साथ ये 4 दिनों का महापर्व, लोक पर्व, प्रकृति पर्व छठ समाप्त होगा। आप सभी को नमस्कार। दर्शकों, इसी के साथ हमको, बाबा रामदास जी को और व्यालोक जी को सम्मिलित रूप से आज्ञा दीजिए। आप सभी को छठ महापर्व की एक बार फिर बधाई हो। नमस्कार, प्रणाम।